ये नॉवेल का पार्ट 2 है। वो बिना कोई भी आहट किए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने बिस्तर की तरफ उठी, जहाँ वो मासूम गहरी नींद के मजे ले रही थी। उसके पास ही नव्या दूसरी तरफ करवट लिए सोई हुई थी। वो दबे पांव चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। महिमा की छोटी छोटी सांसें आयांश के भीतर हलचल मचा रही थी। वो बिना पलक झपकाए उसे निहारने लगा। थोड़ी देर उसका चेहरा देखने के बाद उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। आयांश का रुख अपने कमरे की तरफ था। अपने पिता बनने की खबर सुनते ही उससे रहा नहीं गया था और वो उसी वक्त एक हफ्ते की छुट्टी लेकर कैंट से घर के लिए निकल पड़ा था। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसने पैर की ठोकर से दरवाजा बंद किया, जो अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। उसे बिस्तर पर लिटाकर वो उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। महिमा अभी तक गहरी नींद में थी, तभी अचानक आयांश को याद आया कि वो पापा बनने वाला है। यह एहसास ही बिल्कुल अलग था। उसने बिना देर किए महिमा के पेट पर अपना हाथ रखा, जैसे वो अपने होने वाले बच्चे को महसूस करना चाहता हो। उसने एक बार फिर उस छोटी सी लड़की का चेहरा देखा जो अब पूरी तरह उसकी थी। वो अपना संयम खो बैठा और उसके होठों की ओर झुकता हुआ उसकी सांसें रोकने लगा। महिमा को अचानक अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, तो वो नींद में ही बेचैन होकर उसके कंधों को थामकर उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर गई। अयांश मुस्कुराया और भी शिद्दत से उसे चूमने लगा। तभी महिमा ने झटके से अपनी आंखें खोली और उसे देखा। वह तो अब तक इसे कोई सपना समझ रही थी, लेकिन वो राक्षस तो हकीकत में उसके सामने था। नींद के खुमार में उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयांश वाकई घर आ गया है। अयांश को जब महसूस हुआ कि उसकी सांसें अटक रही हैं, तो वो थोड़ा पीछे हटा और उसकी खुली आंखों में अथाह प्यार से झांकने लगा। महिमा ने किसी सम्मोहन की स्थिति में अपना हाथ उठाया और अयांश के चेहरे की तरफ बढ़ाया। वो यकीन करना चाहती थी कि क्या वाकई वो इंसान उसके सामने है या फिर एक कल्पना। अयांश मुस्कुराते हुए उसकी हरकतों को देख रहा था। महिमा का छोटा सा कांपता हुआ हाथ उसके चेहरे पर आ टिका। उसने अयांश की आंखों को छुआ, अपनी उंगलियां उसके गालों पर फेरी, उसकी मूंछों का स्पर्श किया और फिर अपना हाथ उसके होठों पर रखा। अयांश ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए उसकी आंखों पर भी बारी बारी से अपने होंठ रख दिए। उसकी इस हरकत ने महिमा के भीतर जैसे बिजली दौड़ा दी। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि ये हकीकत है, वो डर के मारे जोर से चीखी। आह! वो चीखती हुई पीछे हटने की कोशिश करने लगी कि तभी अयांश ने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। निर्दयी, क्यों अपने पति को घर से बाहर निकलवाना चाहती हो? वो उसके मुंह पर अपनी भारी हथेली रखकर उसकी आवाज दबाता हुआ फुसफुसाकर बोला। मैं बहुत खुश हूँ, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अयांश मुस्कुराकर महिमा की आंखों में देखते हुए बोला। मैं पापा बनने वाला हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अपना दूसरा हाथ उसके पेट पर रखते हुए वो बहुत उत्साहित होकर बोला। महिमा अपने पेट पर उसका हाथ महसूस करते ही कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम रो क्यों रही हो? कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके आंसू देखते ही वो बेचैन हो उठा। माफ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे जब एहसास हुआ कि उसने अब तक उसके मुंह से हाथ नहीं हटाया है, तो उसने झट से हाथ हटा लिया। वो अयांश, जिसे जाने कितने ही फौजी जवान सलाम ठोकते थे, आज एक छोटी सी लड़की के सामने पूरी तरह झुक रहा था। अगर उसका कोई साथी उसे इस हाल में देख लेता, तो वो मरकर भी यकीन न करता कि ये वही कठोर कैप्टन अयांश है। मैं हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत, वरना सबसे छुपाकर अभी अपने साथ ले जाऊंगा। वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला। महिमा के तेजी से सिर हिलाने पर उसने अपना हाथ हटा लिया। महिमा ने तेज सांसें लेते हुए बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। अब बताओ, रो क्यों रही हो? अयांश ने उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए पूछा। पीछे हटिए, मुझे जाना है, जाना है। वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोलती, दोनों हाथों से उसे पीछे धकेलने लगी। लेकिन उस कसरती शरीर वाले फौजी को हिलाना उस नाजुक जान के बस की बात कहाँ थी। तुम एक बात बताओ मुझे, मुझसे इतना डरती क्यों हो? उसके इस तरह हिचकिचाने पर वो थोड़ा चिढ़कर बोला। आप पीछे हटिए। वो रोते हुए उससे दूर करने लगी।
अच्छा अच्छा, रोना बंद करो। उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहा। महिमा सांस रोककर उसे देखने लगी। आयांश के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी और सांस रोकने की वजह से उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। महिमा, आयांश ने उसे झिंझोड़ा। महिमा, सांस लो जान, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आयांश ने उसे हिलाते हुए पुकारा। वो जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है और उसे इस नाजुक रिश्ते की पूरी समझ नहीं है, लेकिन वो अपने उन उमड़ते हुए जज्बातों का क्या करता जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महिमा को बेसुध सा पड़ा देख आयांश ने बहुत नरमी से उसे सहलाना शुरू किया। आयांश उसे पुकार रहा था, लेकिन वह उससे इतना डरती थी कि ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। वो बेबस होकर झुका और अपनी सांसें उसके भीतर उड़ेलने लगा। जब वो पीछे हटा तो उसने देखा कि महिमा छोटी छोटी सांसें भरती हुई छिपने के लिए उसी के सीने में समाने की कोशिश कर रही थी। अचानक महिमा का जी घबराया और वो आयांश के हाथों से निकलकर बाथरूम की तरफ भागी। आयांश, जो उसके करीब आने पर अपनी पकड़ ढीली किए हुए था, उसके अचानक भागने पर हैरान होकर उसे देखने लगा। वो जानता था कि वो तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक वो खुद दरवाजा न खोल दे, क्योंकि वह उसके फिंगरप्रिंट से ही खुलना था। महिमा की चीख पर भी कोई नहीं आया, क्योंकि सबके कमरे काफी दूर थे। अयांश तुरंत उसके पीछे आया, जहां वो निढाल सी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। महिमा जान, ठीक हो तुम? उसकी पीठ सहलाते हुए वो नरमी से बोला। महिमा बेसुध सी उसके सीने से लग गई और उसका सहारा लिया। अयांश उसे उठाकर वापस बिस्तर पर ले आया। ठीक हो तुम? उसकी आंखों में नमी देखते हुए वो उसके माथे पर चिपके बाल पीछे हटाते हुए बोला। वरना में सिर हिलाते हुए पीछे हटने लगी। अयांश का डर एक बार फिर उस पर हावी हो रहा था। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। मुझे जाना है, वो कांपती हुई आवाज में बोली। उसकी आंखों के सामने शादी की वो पहली रात घूम गई। कहाँ जाना है? अयांश ने प्यार से पूछा। नब्या, नब्या के पास, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली। क्यों? नब्या के पास क्यों जाना है? तुम्हारी विदाई हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है और मुझे बर्दाश्त भी करना है। वो उसकी आंखों में देखते हुए एक गहरे अर्थ के साथ बोला। प्लीज जाना है, वो गिड़गिड़ाने लगी। नहीं, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें अपनी जान से डर क्यों लगता है। वो उसके गाल पर अपना अंगूठा रगड़ते हुए बोला। क्योंकि क्योंकि आप। वो भागने का रास्ता ना पाकर हिचकिचाती हुई उसकी आंखों में एक नजर देखकर नजरें झुका गई। क्योंकि मैं क्या? उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। क्योंकि आप राक्षस हैं, वो जल्दी से बोलकर अपनी आंखें मीच गई। क्या? अयांश को तो जैसे झटका लगा। क्या कह रही हो? वो हैरान रह गया। आपने ही तो कहा था कि आप लड़कियों को निगल जाने वाले राक्षस हैं और मुझे भी निगल जाएंगे। वो डर के मारे कांपती आवाज में बोली। ये सुनते ही अयांश का जोरदार ठहाका गूंज उठा। वो हंसते हुए अपनी छोटी सी पत्नी को देख रहा था, जो उसे ऐसे हंसते देखकर स्तब्ध रह गई थी। बिल्कुल डियर, सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक साथ पूरा नहीं खाऊंगा, रोज थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। उसकी गर्दन पर झुककर एक निशान बनाते हुए वो बोला। महिमा पर एक बार फिर कपकपी तारी हो गई। मुझे जाना है, वो रोने लगी। बिल्कुल चुप, कहीं नहीं जाना, सो जाओ चुपचाप, वरना मेरे जज्बात जिस स्तर पर हैं तुम्हारा फिर से बेहोश होना तय है। वो सीधा लेट गया और उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए थोड़ा डांट कर बोला। वो बिना कोई आवाज किए उसके सीने पर पड़ी रही। आंखें बंद करो। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसने अगला आदेश दिया, जिसे महिमा ने तुरंत मान लिया। उसके सोने के बाद वो उसे तकिए पर लेटाकर अपनी कोहनी टिकाए उसे निहारता रहा। अगली सुबह जब वो एकदम ताजा होकर नीचे आया तो सब उसे देखकर दंग रह गए। इतनी जल्दी उसकी वापसी की उम्मीद किसी को नहीं थी। नमस्ते। डाइनिंग टेबल पर उसकी आवाज गूंजी। सत्येंद्र जी ने उसे घूर कर देखा, पर वो बेफिक्र होकर आदित्य के बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी नजरें सामने बैठी महिमा पर थी, जो निर्मला जी के पास बैठी थी। दूसरी तरफ नव्या थी। निर्मला जी भी हैरान थी। महिमा तो नजरें तक नहीं उठा रही थी, जबकि अयांश की नजरें उसी पर जमी थी।
उसने सुबह पूजा के वक्त ही दरवाजा खोल दिया था और जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी कमरे से गायब थी। बेटे, काफी जल्दी वापस आ गए तुम। सत्येंद्र जी ने उसे परखती नजरों से देखा। आपको क्या लगा, आप जैसा कठोर समाज मुझे बुलाएगा नहीं तो मैं खुद भी नहीं आऊंगा? वो भी इतनी बड़ी खबर के बाद वो जताते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, हम कठोर समाज हैं। एक तो बेचारी बच्ची की जान तुमने मुश्किल में डाल दी, ऊपर से हम ही बुरे बन गए। सत्येंद्र जी ने उसे घूरा। तो आपसे कहा तो था मैंने, मुझे एक छोटा भाई दे दीजिए, मैं उस पर गुजारा कर लेता, पर आपने सुना नहीं। फिर मुझे ही कुछ करना पड़ा। अभी तो सिर्फ एक ही रात बीती थी, तब आपकी बहू का ये हाल है। आगे पता नहीं क्या होगा। वो ढिठाई से बोला। बेशर्म, पिता का लिहाज नहीं है तुम्हें? कम से कम पास बैठी जवान भतीजी का तो ख्याल कर लो। सत्येंद्र जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आदित्य सिर नीचे किए अपनी मुस्कुराहट दबा रहा था। वहीं महिमा कांपती हुई अपने खाने की तरफ देख रही थी। निर्मला जी अभी तक अयांश को सामने देखकर अचंभित बैठी थी। ईशा की अस्पताल में रात की ड्यूटी थी, इसीलिए वो अभी तक वापस नहीं आई थी। नव्या बेटा, अयांश ने नव्या को बड़े प्यार से पुकारा। जी चाचू। नव्या ने अपनी आंखें झपकाते हुए उसे देखा। नाश्ता हो गया हो तो जाओ, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे और आरव के लिए कुछ उपहार रखे हैं, जाकर देखो। अयांश ने मुस्कुराकर कहा तो वे दोनों बच्चे झट से वहां से भाग गए। मेरी भतीजी चली गई, अब कुछ और कहना चाहेंगे आप? मुझे पता है कि आप मुझे छोटा भाई नहीं दे पाए और मैं बाजी मार गया। इसी बात का गुस्सा आप मुझ पर डांट कर निकाल रहे हैं। वो बेशर्मी से सत्येंद्र जी की ओर देखकर बोला। ये जो यहाँ बैठी है बच्ची, वह भी तुम्हारी भतीजी की उम्र की है, जिसकी खुद अभी खिलौने से खेलने की उम्र है। सत्येंद्र जी ने उसकी तरफ देखते हुए खुद पर बहुत मुश्किल से काबू पाते हुए कहा। तो दे तो रहा हूँ खिलौना, लेकिन वो उसके हाथों में 9 महीने बाद ही आएगा। अयांश ने बहुत ही संजीदगी से जवाब दिया। आदित्य अयांश को बधाई देता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं सत्येंद्र जी उसकी बातें सुनते हुए मन ही मन उसे कोसते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। पीछे निर्मला जी उस बेशर्म बेटे को बधाई देने लगी, जिसका पिता को छेड़े बिना खाना हजम नहीं होता था। बेशर्म ना हो तो तुमसे ज्यादा निर्लज्ज इस घर में कोई नहीं है अयांश। वो उसका कान खींचते हुए बनावटी गुस्से में बोली। मेरी प्यारी मम्मी, आपके साथ कौन सी बेशर्मी कर दी मैंने? एक भाई तो दिया नहीं आप दोनों ने। अब अगर मैंने कोशिश की तो बजाय इसके कि मेरी पत्नी को मेरे पास रहने दे, उल्टा वो मुझसे डरकर आपकी बाहों में छिपती है और आप भी उसे समझाने के बजाय उसका ही साथ दे रही हैं। वो उल्टा उन्हीं पर बरस पड़ा। निर्मला जी उसके कंधे पर एक चपत लगाती हुई वहां से चली गईं। अयांश ने देखा कि महिमा अभी भी सिर झुकाए बैठी है। वो झट से उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठा और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। ये ये आप क्या कर रहे हैं? वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। अपनी पत्नी और बच्चे को नाश्ता करवाने लगा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? उसे घूर कर देखते हुए वो सपाट लहजे में बोला। वो सुबह उसके कमरे से गायब होने पर थोड़ा नाराज था, लेकिन वो जानता था कि उसकी मासूम पत्नी उसकी नाराजगी समझ नहीं पाएगी। महिमा उसके लहजे में वो गुस्सा महसूस कर सांस रोककर वैसी ही बैठी रही। अयांश ने उसे नाश्ता करवाना शुरू किया। वो जब मेज पर आया था तभी उसने देख लिया था कि वो बस नाम का ही नाश्ता कर रही है, इसीलिए वो खुद अपनी पसंद से प्लेट में नाश्ता निकालकर उसे खिलाने लगा। नाश्ता पूरा करवाने के बाद उसने दूध का गिलास उसके होठों से लगाया। दूध के स्मेल से महिमा का जी मिचलाने लगा। वो झट से अयांश की पकड़ से निकलकर किचन की तरफ भागी। सिंक के पास झुककर वो उल्टियां करने लगी। जो कुछ खाया पिया था सब निकल गया। उसकी रंगत सफेद बढ़ गई थी। अयांश ने उसके हाथ मुंह धुलवाए। ठीक हो? उसे पीछे से थामकर उसकी कमर सहलाते हुए वो चिंता से बोला। महिमा कुछ नहीं बोली। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो उसका हाथ खींचकर बाहर ले आया। नहीं, मुझे नहीं जाना, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, पर अयांश ने एक ना सुनी। वो उसके कपड़े बदलवा कर उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। डॉक्टर उसकी जांच करके अपनी कुर्सी पर आ बैठी। मेज की दूसरी तरफ अयांश था और उसके साथ महिमा बैठी थी, जिसका हाथ अयांश ने मजबूती से थाम रखा था। डॉक्टर, कोई समस्या तो नहीं है? अयांश ने गंभीरता से पूछा।
कम उम्र में प्रेगनेंसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। ये दवाइयाँ इन्हें समय पर दे दे जो मैंने लिख कर दी हैं, सब ठीक होगा, डॉक्टर ने पेशेवर अंदाज में कहा। और डॉक्टर, इससे हमारे शारीरिक संबंधों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? उसने बिना किसी संकोच के पूछा। डॉक्टर उसकी बात समझ गई थी। मिस्टर अयांस, इनकी स्थिति काफी संवेदनशील है। आप अगले 9 महीने तक इनके करीब बिल्कुल नहीं जा सकते, अन्यथा आप अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खोने के लिए जिम्मेदार खुद होंगे, डॉक्टर ने सख्ती से चेतावनी दी। अयांश ने अपने होंठ भींच लिए। वो कोई जानवर नहीं था, लेकिन महिमा के लिए उसकी बेताबी, उसका जुनून और उसका प्यार ही ऐसा था। आप इन्हें ये सप्लीमेंट्स जरूर देना। अयांश को खामोश देख डॉक्टर ने महिमा के झुके हुए सिर की ओर देखते हुए कहा, जो तब से चुपचाप बैठी थी। जी थैंक यू। अयांश इतना कहकर पर्चा हाथ में लिया और दूसरे हाथ से महिमा का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। उसे आगे वाली सीट पर बिठाकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। कुछ खाना है? अपना हाथ गियर पर रखकर और उस पर महिमा का हाथ दबाते हुए वो नरमी से बोला। नहीं, वो रुआंसी आवाज में बोली। रो क्यों रही हो? उसकी आवाज में नमी महसूस कर उसने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और उसे सीट से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसके आंसू पोंछते हुए वो हैरानी से पूछने लगा, डॉक्टर ने डॉक्टर ने आपको डांटा? महिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा। अयांश हंस पड़ा। उसे ताज्जुब हुआ कि महिमा खुद उससे इतना डरती थी, फिर भी उसके लिए पड़ी जरा सी डांट भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो उसकी पत्नी थी। ये शादी के वचनों का ही असर था, लेकिन उसकी उम्र कम थी, जिसके कारण उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। उसने अपनी 18 साल की जिंदगी सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित रखी थी। अनजान लोगों के बीच एक नए रिश्ते में खुद को ढालना उसके लिए कितना कठिन था, अयांश ये समझ सकता था। डॉक्टर ने मुझे डांटा नहीं है, उन्होंने बस मुझसे कहा है कि मुझे अपने दोनों बेबीज का ख्याल रखना है। वो महिमा के गालों पर झूलती लटे पीछे हटाते हुए उसकी आंखों में झांककर चमकती आंखों के साथ बोला, दोनों? वो हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए अचानक बोली, जबकि उसके छूने से वो अब भी सिहर रही थी। एक ये वाला? आयांश ने उसके माथे को चूमते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। और एक ये वाला? अपना हाथ उसके पेट पर धीरे से सरकाते हुए बोला। महिमा का हाथ आयांश के हाथ पर ही रुक गया। घर जाना है, वो कांपती आवाज में बोली। वो ज्यादा देर इस राक्षस का सानिध्य बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हम चल रहे हैं। उसने उसे अपनी गोद में ही बैठे रहने दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। महिमा ने अपनी सीट पर वापस जाना चाहा, लेकिन अयांश की पकड़ उस पर मजबूत थी। घर पहुंचे तो ईशा और निर्मला जी दोनों लाउंज में ही थी। आ गए? क्या कहा डॉक्टर ने? निर्मला जी ने उन दोनों को आते देख महिमा को अपने पास बुला लिया, जो झट से उनके पास जाकर चिपक कर बैठ गई। क्या कहा था डॉक्टर ने? यहाँ तो सब मेरे दुश्मन हैं। इस निकम्मी डॉक्टर ने भी उल्टा अल्टीमेटम दे दिया है, वो मुंह बनाकर बोला। अच्छा हुआ, तुम हो ही इस काबिल, ईशा हंसकर बोली। तुम तो चुप ही रहो छिपकली, अपनी ये जाली डिग्रियां संभाल कर रखो। तुम्हारी डिग्री भी जाली है और तुम्हारे अस्पताल के सब डॉक्टरों की भी, जिन्हें किसी बात का पता ही नहीं है। देखना तुम, सबसे मुझे मेरी मोहब्बत से दूर करने का अलग से हिसाब लूंगा। वो ईशा को चेतावनी देते हुए बोला। मैं छिपकली? ईशा ने उसे गुस्से से घूरा। हाँ बिल्कुल, अयांश ने ढिठाई से कहा। तो तुम क्या हो? छिपकली का भाई छिपकला ही होता है, आई समझ, बदतमीज जाहिल। तुम्हारी डिग्री जाली होगी, पता नहीं एयरफोर्स वालों ने क्या देखकर तुम्हें कमांडर बना दिया। और रही बात हिसाब की, तो तुम्हारी वजह से जो मम्मी पापा और तुम्हारे वो अकड़ू पति आदित्य मुझसे नाराज है ना, तुम्हारा भी अलग से हिसाब होगा। वो भी चीखी। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से हिसाब बराबर किया जा रहा था, जबकि महिमा कुछ हैरानी और मजे से उनकी लड़ाई देख रही थी। निर्मला जी बस सिर हिलाकर रह गई। वो दोनों बचपन से ही इसी तरह लड़ते थे। उनकी उम्र में बस 3 महीने का ही फर्क था। वे सगे भाई बहन की तरह ही पले बढ़े थे। बचपन से अब तक उनकी पटती भी सबसे ज्यादा थी और बिगड़ती भी। बस करो तुम दोनों। निर्मला जी के चिल्लाने पर दोनों खामोश हो गए। कुछ अकल है तुम दोनों में? एक पापा बनने जा रहा है और दूसरे के 2 बच्चे हैं, लेकिन तुम दोनों का बचपना अभी तक नहीं गया।
ईशा, जाओ जाकर बच्चों को देखो, और अयांश तुम जाकर आराम करो। ये तुम्हारी पत्नी हम पर हंस रही है। ईशा ने हैरानी से महिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही अयांश ने महिमा की तरफ देखा, वो नजरें चुराकर नव्या के कमरे की तरफ भाग गई। तुम निकम्मी हो, तुमसे कुछ नहीं होता। ईशा को रौब दिखाते हुए वो महिमा के पीछे जाने लगा। किधर जा रहे हो? ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। अब क्या हम हर काम तुम्हें बताकर करेंगे? वो चिढ़कर बोला। हरगिज नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा भूल गए? वो सख्ती से बोली। अरे यार, पीछे हटो, मुझे सब पता है। अयांश उसे हटाने के लिए आगे बढ़ा। बिल्कुल नहीं, अपनी ड्यूटी पर वापस जाओ, तुम्हारी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। तुम्हारी पत्नी को मैं संभाल लूंगी, ईशा ने निडर होकर कहा, साथ ही उसका कंधा पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ धकेल दिया। निर्दयी लड़की, तुम जैसी भाभी किसी को ना मिले। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी छुट्टियां सच में रद्द हो गई थी और उसे वापस रिपोर्ट करने का मैसेज मिल चुका था। उसे कल सुबह तक पहुंचाना था। पहली बार ऐसा था कि वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, पर फर्ज पहले था। ईशा मुस्कुराती हुई नव्या के कमरे की ओर बढ़ी। अयांश ड्यूटी पर जा चुका था और महिमा को अब कुछ सुकून मिला था। वक्त गुजरने लगा और देखते ही देखते महिमा का 8वां महीना शुरू होने वाला था। महिमा अब अयांश के कमरे में ही रहने लगी थी। ईशा ने उसे वहां भेज दिया था क्योंकि अब उसकी विदाई हो चुकी थी, तो बेहतर यही था कि वो अपने घर के मेन कमरे में रहे। उसकी देखभाल के लिए हर वक्त एक हेल्पर मौजूद रहती और रात को नव्या उसके पास ही सोती थी। अयांश ड्यूटी पर चला तो गया था, लेकिन इस बार वो महिमा के दिल में अपनी यादें छोड़ गया था। ये एक पवित्र रिश्ता था जिसके कारण महिमा चाह कर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके मन में अयांश का डर अब भी था, फिर भी कमरे में लगी अयांश की तस्वीरों को वो घंटों निहारती रहती। एक दोपहर वो आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठी सामने की दीवार पर लगी अयांश की तस्वीर को एकटक देख रही थी। तभी ईशा कमरे में दाखिल हुई। चलो बस, मुझे तुम्हारी ये उदास शक्ल और नहीं देखनी। ये लो, अपने पतिदेव से बात करो, मैं जा रही हूँ। ईशा ने महिमा के हाथ में मोबाइल थमाया और अयांश को संबोधित करती हुई वहां से चली गई। महिमा हैरान परेशान सी हाथ में पकड़े मोबाइल को देखने लगी जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी। स्क्रीन पर उसका परमेश्वर बैठा बड़ी उत्सुकता से उसी पर नजरें टिकाए हुए था। नमस्ते, कैसे हैं दोनों मेरे बेबी? महिमा को देखते ही अयांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने होश संभालते हुए नजरें झुका ली और अटक अटक कर बोली, क्या कह रही थी? अयांश ने उसका चेहरा देखते हुए अपनी तड़प बुझाने की कोशिश की। वक्त के साथ महिमा और भी सुंदर होती जा रही थी, जिसे देखते हुए वो कभी थकता नहीं था। इन बीते महीनों में वो जब भी खाली होता वीडियो कॉल जरूर करता और महिमा को भी अब उसकी कॉल का इंतजार रहने लगा था। कुछ भी नहीं, वो चोर नजरों से उसे देखती हुई बोली। उसे डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। क्या पता सामने बैठे उस राक्षस को आभास हो जाए कि वो उसी के बारे में सोच रही थी। हाय, काश तुम कह देती कि अयांश, मैं आपको याद कर रही हूँ। उसने दिल पर हाथ रखकर नाटकीय अंदाज में कहा। महिमा ने अचानक अपनी पलकें उठाकर उसे देखा। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? अयांश ने पूछा। महिमा ने फिर से नजरें झुका ली और ना में सिर हिलाने लगी। अच्छा, ये बात जरा पलके उठाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, वरना मैं यही समझूंगा कि मेरी छोटी सी जान मुझे याद कर रही थी। चलो जल्दी बोलो, अयांश ने दिलचस्पी से कहा। महिमा ने नजरें उठाई तो उसकी आंखें नम थी। रोना क्यों आ रहा है? अयांश ने नरमी से पूछा। नहीं तो, उसने तुरंत आंसू पोंछते हुए कहा। वो क्या बताती कि उसे याद करके ही रो रही थी। मुझे मुझे नींद आ रही है, नमस्ते। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, महिमा ने बहाना बनाकर कॉल काट दी। हकीकत में वो उसे बहुत याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना बेचैन क्यों है और वो अयांश को अपने सामने क्यों देखना चाहती है। हर बार वीडियो कॉल पर अयांश उससे ढेर सारी बातें करता और बस हाँ हूँ में जवाब देती। बाद में वो उन्हीं बातों को सोचकर मुस्कुराती रहती। लेकिन आज उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि वो उसके पास हो, पर जैसे ही वो उसे अपने पास कल्पना करती,
वो खुद ही उसके डर से कांपने लगती। तभी ईशा कमरे में आई। क्या हुआ छोटी, ठीक हो? उसे खामोश बैठा देख वो थोड़ी चिंतित हुई। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। महिमा ने मुस्कुराने की कोशिश की पर ईशा समझ गई। उसने काफी देर तक बातें करके महिमा का ध्यान बटाया। जब नव्या वहां आ गई तो ईशा अपना मोबाइल लेकर चली गई। नव्या और महिमा काफी देर बातें करती रहीं, जिससे महिमा का मन बहल गया। निर्मला जी ने तय किया था कि महिमा घर से ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, क्योंकि वे अपनी बहू और होने वाले बच्चे के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। शुरू के कुछ महीने महिमा निर्मला जी के साथ उनके बुटीक पर जाती, लेकिन बाद में निर्मला जी खुद उसके साथ घर पर रुकने लगी। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ गया। महिमा की प्रेगनेंसी के आखिरी दिन चल रहे थे। घर के सभी लोग उसे बहुत नाजों से रख रहे थे। अब वो उन सब से अच्छे से घुल मिल गई थी। एक रात महिमा नींद में बेचैन होने लगी। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में उठी। उसने आंखें खोलकर पास देखा जहां नव्या गहरी नींद में सो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर नव्या को उठाना चाहा, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि उसमें इतनी शक्ति भी नहीं बची। आह! उसके मुंह से अचानक चीखें निकलने लगी। वो पूरे दिन से बेचैन थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसकी आयांश से बात नहीं हुई थी। आखिरी बार 1 महीने पहले बात हुई थी। उसके बाद उसकी कोई कॉल नहीं आई। वो दिन भर आयांश के बारे में सोचकर रोती रही थी। इस कच्ची उम्र में हुआ प्यार अक्सर बहुत पीड़ादायक होता है। अब भी वो नब्बे से छुपकर अयांश की तस्वीरें सीने से लगाए सिसक रही थी। महिमा रोती हुई सो गई थी और अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने 2 दिन बाद की डेट दी थी, इसीलिए सब निश्चिंत थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अचानक इमरजेंसी बन जाएगी। नव्या, उसने उखड़ती सांसों के बीच पुकारा, लेकिन नव्या जाग नहीं पाई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अयांश अंदर दाखिल हुआ। सामने महिमा की हालत देखते ही अयांश के हाथ से बैग छूट गया। महिमा जान! अयांश तेजी से उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं मर जाऊंगी, उसने अयांश का कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए बड़ी मुश्किल से दर्द सहते हुए चीख कर कहा। हिम्मत करो मेरी जान, हम अस्पताल जा रहे हैं। वो उसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागा। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अयांश के खुद के हाथ पांव फूल गए थे। नीचे पहुंचकर उसने सत्येंद्र जी और निर्मला जी को आवाजें दी, जो तुरंत बाहर आए। वो महिमा को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया और पीछे से परिवार के बाकी लोग भी अस्पताल की ओर रवाना हुए। महिमा ऑपरेशन थिएटर में थी और ईशा भी अंदर ही थी। अयांश बेचैनी से कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। बच्ची को इतनी तकलीफ में डाल दिया है, कुछ धीरज रख लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। सत्येंद्र जी ने उसे धिक्कारती नजरों से देखते हुए कहा। अगर मेरी पत्नी मुझे दे देते तो 1 साल में 2-3 बच्चे हो जाते। मैं तो बस एक दिन करीब आया और आपकी बहू ने बच्चा दे दिया। वो अपनी तड़प और चिंता पर काबू पाने के लिए उन्हें चिढ़ाने से बाज नहीं आया। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा तुम्हारी इस बकवास पर, सत्येंद्र जी ने गुस्से में कहा। अच्छी बात है, कम से कम हम पति पत्नी को प्राइवेसी तो मिलेगी, वो ढिठाई से बोला। सत्येंद्र जी की हालत देख आदित्य अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि निर्मला जी कुछ दूरी पर बैठी महिमा के लिए प्रार्थना करने में मगन थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई, जिसके हाथ में नीले कंबल में लिपटा एक गोल मटोल सा बेटा था। सब बेताबी से उसकी तरफ बढ़े। पीछे से ईशा और मुख्य डॉक्टर भी बाहर आ गई। निर्मला देवी ने बच्चों को नर्स से गोद में ले लिया, जबकि अयांश की नजरें ईशा पर टिकी थी। महिमा कैसी है? उसने सपाट लहजे में पूछा। उनकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, वो काफी कमजोर हैं। उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है, ईशा की जगह दूसरी डॉक्टर ने कहा और अयांश को बाद में मिलने का कहकर अपने केबिन की ओर बढ़ गई। अयांश ने निर्मला जी के हाथ से अपने बेटे को लिया। उस नन्ही जान को देखते ही वो अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। बहुत बहुत बधाई हो मेरे शेर, सत्येंद्र जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वे उसे जितना भी डांट ले पर आखिर वे पिता थे और उसके लिए बहुत खुश थे। सबने एक दूसरे को बधाई दी। ईशा ने बच्चे को थोड़ी देर के लिए बेबी वार्ड में रखने के लिए ले लिया।
अयांश डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा और बाकी सब उस कमरे की तरफ चले गए जहां महिमा को शिफ्ट किया जा रहा था। अयांश डॉक्टर से मिलकर सीधा महिमा के कमरे में आया। डॉक्टर ने उसे बहुत सावधानी बरतने की ताकीद की थी। उनका कहना था कि वे दूसरे बच्चे की प्लानिंग अगले 2 साल तक बिल्कुल नहीं कर सकते। अयांश ने हर निर्देश बहुत गौर से सुना था। जब वो कमरे के पास पहुंचा तो अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। मम्मी, ये तो बिल्कुल अयांश की कॉपी है। ईसा हंसकर बोली। वो बच्चे को अभी अभी महिमा के पास लेकर आई थी। हाँ, बिल्कुल उसके जैसा है। वो भी जब पैदा हुआ था तो ऐसा ही दिखता था। निर्मला जी मुस्कुराई। सत्येंद्र जी और आदित्य मिठाई बांटने जा चुके थे। अयांश दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी पहली नजर बिस्तर की तरफ उठी जहां महिमा दवाइयों के असर से सो रही थी। लो, अयांश भी आ गया। आओ देखो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। निर्मला जी ने उससे पुकारा। अयांश ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। इस गोलू का नाम क्या रखना है? ईशा ने मुस्कुराकर पूछा। आरज अयांश, उसने संजीदगी से कहा और बच्चे का नन्हा सा माथा चूम लिया। निर्मला जी और ईशा को भी यह नाम बहुत पसंद आया। वे काफी देर तक बातें करते रहे। तभी अयांश ने उन दोनों को घूर कर देखा। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब? महिमा को हमारी जरूरत है, निर्मला जी ने कहा। नहीं, उसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। आप दोनों घर जाकर आराम करें और सुबह आ जाइएगा, अयांश ने दृढ़ता से कहा। वे लोग आधी रात से अस्पताल में थे और अब दोबारा रात हो चुकी थी। ईशा कुछ कहना चाहती थी पर अयांश ने एक न चलने दी और उन्हें ड्राइवर के साथ भेज दिया। अयांश ने आरज को पालने में लिटाया और महिमा की तरफ बढ़ा। अयांश पिछले 1 महीने से एक सैन्य अभिमान मिशन पर था। उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब उसे 3 महीने की छुट्टी मिली थी और वो घर वापस आया था। वह महिमा के पास बैठा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, इस अनमोल उपहार के लिए थैंक यू जान। वो उसके चेहरे पर जगह जगह अपने प्यार का स्पर्श देते हुए उसे अपनी बाहों में समेट चुका था। महिमा को धीरे धीरे होश आया। अयांश को अपने इतने करीब महसूस करते ही उसने घबराहट में उसका कॉलर जकड़ लिया। अयांश, उसके होठों से बहुत धीमी आवाज निकली। पहली बार अयांश ने उसके मुंह से अपना नाम सुना था। हुक्म कीजिए अयांश की जान। वो खुशी से पागल होकर उसके चेहरे को चूमते हुए बोला। महिमा ने आंखें खोलकर उसे देखा और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बस एक शब्द कहा, बच्चा। वो बिल्कुल ठीक है, अपने पालने में है। अयांश ने उसे उठने की कोशिश करते देख बहुत सावधानी से सहारा देकर बिठाया। तुम ठीक हो ना मेरी जान? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अयांश ने उसके बिखरे बाल संवारते हुए चिंता से पूछा। महिमा ने धीरे से सिर हिलाया। अयांश ने उसे ठीक से बिठाया और कमरे का लॉक खोलकर बाहर खड़ी नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। वापस अंदर आकर उसने महिमा को पानी पिलाया। उसने गौर किया कि महिमा की नजरें कमरे के कोने में रखे छोटे से पालने पर जमी थी। अयांश मुस्कुराया और पालने की तरफ बढ़कर नन्हे आरज को गोद में उठाकर महिमा के पास ले आया। अयांश ने आरज का चेहरा महिमा के सामने किया, जिसे देखकर महिमा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसने मुस्कुराते हुए अयांश की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। महिमा ने अपनी उंगलियों से आरज के कोमल गालों को छुआ। ये कितना प्यारा है, वो चहक कर बोली। हमारा आरज बहुत प्यारा है। वैसे माँ कह रही थी कि ये बिल्कुल मुझ पर गया है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें ये प्यारा लग रहा है तो मैं भी तुम्हें प्यारा लगता हूँगा। अयांश ने शरारत से उसका माथा चूमा। महिमा बिना कुछ बोले फिर से बच्चे को देखने लगी। तभी डॉक्टर आई और महिमा की जांच की। उन्होंने बच्चे को दूध पिलाने के निर्देश दिए और ड्रिप उतार कर चली गई। डॉक्टर की बातें सुनकर महिमा अयांश के सामने शर्म से लाल हो गई। क्या हुआ? अयांश जो आरज को लिए सोफे पर बैठा था, उसका चेहरा इतना सुर्ख होते देख तुरंत उसके पास आया। कुछ नहीं, वो बड़ी मुश्किल से बोली। तभी नर्स खाना लेकर आई तो अयांश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उसने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी और महिमा की झिझक देखकर वो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। सुबह होते ही परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंच गए।
उनके साथ नव्या और आरव भी थे। अपने छोटे भाई को देखकर वे बच्चे बेहद खुश थे। महिमा की स्थिति को देखते हुए उसे 1 हफ्ते बाद अस्पताल से डिस्चार्ज मिली। इन 7 दिनों में अयांश ही रात भर रुककर अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को संभालता था। महिमा उसे देखकर अक्सर हैरान होती, पर उसका डर अब भी वैसा ही था। अब भी अयांश उसके करीब आता तो वो कांपने लगती थी। आज वे घर वापस आए थे। आरज निर्मला जी की गोद में था, लेकिन जैसे ही वे घर की दहलीज पर पहुंचे, अयांश ने महिमा को अपनी गोद में उठा लिया। तुम कभी अपनी बेशर्मी का प्रमाण देना बंद नहीं करोगे, सत्येंद्र जी ने उसे घूर कर कहा। और आप कभी मेरी इन कोशिशों की सराहना करना शुरू नहीं करेंगे, अयांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, सत्येंद्र जी चिल्लाए। मैं तो जा ही रहा हूँ, आपका ही मेरा प्यार देखने का मन करता रहता है, वो कंधे उचकाकर बोला। उसने एक नजर महिमा पर डाली, जो उसके सीने में चेहरा छुपाए कांप रही थी। अयांश उसकी घबराहट महसूस कर रहा था, पर उसे नजरअंदाज करते हुए वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसने महिमा को बिस्तर पर लिटाया और कंबल ठीक करके उसके सामने बैठ गया। महिमा आंखें मीचे उसकी बाहों के घेरे में पड़ी थी। ठीक हो? उसने उसके गाल सहलाते हुए पूछा। महिमा ने सिर हिलाया और फिर अयांश की तरफ देखा। आरज, उसका मतलब था कि उसे बच्चा चाहिए। अरे यार, अब मुझे उस नन्हे से जलन होने लगी है। हर समय बस आरज। कभी आरज के पापा की तरफ भी देख लो। वो उसकी आंखों में डूबते हुए विनती करने लगा। पिछले पूरे हफ्ते में महिमा और आरज का लगाव देखकर वो मन ही मन ईर्ष्या महसूस कर रहा था। महिमा कुछ नहीं बोली। अयांश ने दराज खोलकर एक डिब्बा निकाला। तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया है उसके लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। उसने महिमा की कलाई में हीरो का ब्रेसलेट पहनाया और उसे चूम लिया। महिमा ने झिझकते हुए अपनी कलाई को देखा। कुछ तो बोलो जान, और नहीं तो कम से कम मेरा नाम ही ले लो। अयांश उसके बालों की लट से खेलते हुए इल्तिजा कर रहा था, लेकिन महिमा अभी भी पत्थर की मूरत बनी उसे देख रही थी। तभी ईशा दरवाजा खटखटाती हुई आरज को लेकर कमरे में आई। देखते ही देखते 3 महीने बीतने को आए थे। इन 3 महीनों में अयांश ने जिस तरह महिमा का ख्याल रखा था, महिमा को भी उसकी आदत हो गई थी। वो साये की तरह उसके साथ रहा। अब पहले से फर्क ये आया था कि वो उससे बात करते हुए डरती नहीं थी, लेकिन मजाल थी, जो वो जरा सा करीब आता महिमा कांपने लगती। महिमा पूरी तरह तैयार होकर आईने के सामने से उठी ही थी कि तभी अयांश नहा करके केवल पायजामा पहने और गले में तौलिया डाले बाहर आया। उसकी कसरती बॉडी देखते ही महिमा ने झट से नजरें चुरा ली। अयांश उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल सुखाने लगा। आईने में उसकी नजरें महिमा पर जमी हुई थी। वो उसके सामने बिल्कुल छुई मुई सी लग रही थी। उसकी शर्म और घबराहट चेहरे से साफ झलक रही थी। अयांश ने तौलिया सोफे पर फेंका और महिमा की कमर के गिर्द अपनी बाहें फैलाकर उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ते हुए उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। तुम इतनी प्यारी क्यों हो? मन करता है सच में तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। वो एक अलग ही खुमार में आईने में उसका अक्स देखते हुए बोला। नीचे जाना है। वो नजरें झुकाकर बस इतना ही बोल पाई। अपने इतने रोमांटिक जुमले के जवाब में नीचे जाना है सुनकर अयांश का सारा मूड बिगड़ गया। तुम कभी तो मेरे जज्बात समझ जाया करो, उसने महिमा का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बनावटी गुस्से में कहा। अयांश के इस जरा से लहजे से ही महिमा की आंखों में आंसू भर आए। अयांश ने कभी उससे इस आवाज में बात नहीं की थी, इसीलिए उसने इसे डांट समझ लिया। अयांश हंस पड़ा और उसकी दोनों आंखों को चूमते हुए उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया। वो उसके सीने पर मुक्के मारती रही, पर वो अपनी मर्जी पूरी करके ही पीछे हटा। थोड़ी देर बाद वे दोनों डाइनिंग टेबल पर आए, जहां सब बैठे थे। आरज निर्मला जी के पास ही था। इन 3 महीनों में वो महिमा से ज्यादा अपनी दादी के पास रहा था। उन्होंने ही उसे पूरी तरह संभाला था। केवल रात के वक्त उसकी जिम्मेदारी अयांश और महिमा की होती थी। महिमा तो आरज के रोने पर खुद भी रोने लगती थी, इसीलिए अयांश को पहले बेटे को चुप कराना पड़ता और फिर प्यार से अपनी पत्नी को। सांड,
थोड़ा उधर होकर बैठ, मेरी बेटी को भी बैठने की जगह दे। सत्येंद्र जी ने अयांश को फैलकर बैठा देखकर कहा, पहले आप खुद को तो देखिए, मेरी मम्मी भी तो आपको झेल रही है ना, तो ये भी मुझे झेल लेगी। वो ढिठाई की सारी हदें पार करते हुए बोला और थोड़ा और फैलकर बैठ गया। बेशर्म, सत्येंद्र जी बड़बड़ाते हुए अपने खाने की ओर मुड़ गए। अयांश ने पहले महिमा की थाली परोसी और फिर अपनी। सब लोग शांति से खाना खा रहे थे, जबकि महिमा अयांश की बातों पर शर्म से लाल हुई खामोशी से खा रही थी। छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं तुम्हारी? सत्येंद्र जी ने खाने के बाद लाउंज में बैठते हुए गंभीरता से पूछा। यही हफ्ता है पापा, और इस बार मैं महिमा और आरज को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अयांश ने जैसे सबके ऊपर बम फोड़ दिया था। उसके साथ बैठी महिमा तो उसके साथ अकेले रहने के विचार से ही कांप उठी। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले निर्मला जी की आवाज आई। क्यों नहीं, मेरी पत्नी है, मुझे साथ ले जाना ही है, अयांश ने सहज भाव से कहा। वो अब इन दोनों से दूर नहीं रहना चाहता था, पर उसके माता पिता जैसे दीवार बनकर खड़े थे। हरगिज नहीं, आरज अभी बहुत छोटा है और महिमा भी। वो तो अभी खुद को ठीक से नहीं संभाल पाती, आरज को कैसे संभालेगी? वे दोनों कहीं नहीं जाएंगे, निर्मला जी ने सख्ती से कहा और आरज को लेकर कमरे में चली गई। सत्येंद्र जी भी नाराजगी भरी नजरें डालते हुए वहां से चले गए। यार, ये कैसा कठोर समाज है जो मुझे मेरी पत्नी और बेटे से दूर रख रहा है, अयांश ने विलाप किया। तुम हो ही इस काबिल, ईशा ने उसे चिढ़ाया। तुम जाओ अपनी जाली नौकरी पर, तुम अपनी जाली डॉक्टरी संभालो, अयांश ने उसे घूर कर कहा तो वो भी चली गई। महिमा को बुत बना बैठा देख अयांश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर घुमाया। क्या हुआ, कमरे में जाना है? महिमा बौखलाकर उठी। हाँ, मैं कमरे में जा रही हूँ, अयांश ने उसे छोड़ा तो वो वहां से भाग गई। अयांश सिर हिलाकर उसकी स्पीड देखता रह गया। महिमा सीधे सत्येंद्र जी के कमरे में पहुंची और बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हुई। आ जाओ बेटा। सत्येंद्र जी उसे देखकर मुस्कुराए। वो कोई किताब पढ़ रहे थे, जबकि निर्मला जी आरज के साथ बिस्तर पर बैठी थी। महिमा आरज के पास जाने के बजाय वहीं खड़ी रही। उन दोनों ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि उसे आरज के बिना चैन नहीं आता था। क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? सत्येंद्र जी ने संजीदगी से कहा। जी, महिमा ने सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के बोलो। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर सोफे पर बिठा लिया। पापा आप पापा आप उन्हें मना कर दे, मुझे नहीं जाना उनके साथ, महिमा ने रुआंसी आवाज में कहा। क्यों नहीं जाना मेरी बेटी को? सत्येंद्र जी ने बड़े प्यार से पूछा। मुझे मुझे उनसे डर लगता है, वो हिचकिचाते हुए बोली। बेटा, उस सांड से तुम्हारा डरना जायज है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें उसके साथ बिल्कुल नहीं भेजने वाले, सत्येंद्र जी ने ठहाका लगाते हुए महिमा के सिर पर हाथ रखकर कहा। निर्मला जी भी मुस्कुराहट दबाए उन दोनों को देख रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद महिमा आरज को लेकर अपने कमरे में आ गई। वो आरज को सुलाकर खुद भी लेटी ही थी कि उसे अपने पेट पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। साथ ही अपनी गर्दन पर अयांश का नरम एहसास होते ही उसने तुरंत आंखें खोल दी। वो पूरी तरह उसमें खोया हुआ था। पता नहीं ये पाबंदियां कब खत्म होगी। अयांश ने उसकी सांसें बेतरतीब करते हुए पीछे हटकर झुंझलाहट में कहा। महिमा खामोश रहकर उसके बाहुपाश में कांपती रही। अयांश काफी देर अपनी मनमानी करता रहा। उसे खुद में भींचता रहा और फिर उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ खुद भी सो गया और महिमा को भी सुला दिया। जब उसकी छुट्टियां खत्म हुई तो उसने महिमा और आरज को साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी एक न चली। ऊपर से सत्येंद्र जी ने ये बताकर उसे और जला दिया कि महिमा खुद उसके साथ नहीं जाना चाहती। आखिर उसे अकेला ही जाना पड़ा। इस बार अयांश के जाने के बाद महिमा को बहुत मुश्किल हुई। वो रात को उसके सीने पर सिर रखकर सोने की आदी हो चुकी थी, पर अब उसे अकेले ही रातें काटनी पड़ रही थी। आरज उसके पास ही होता था और अब उसे अकेले ही उसे संभालना पड़ता था। अयांश रोज रात को वीडियो कॉल करता, काफी देर अपने बेटे से बातें करता और फिर महिमा से। अगले दिन उन्हें एक शादी में जाना था। ईशा की छोटी बहन की शादी थी और अयांश भी इस मौके पर वापस आ चुका था। वे लोग मैरिज हॉल पहुंचे तो निर्मला जी आरज को गोद में लेकर महिमा के साथ
महिलाओं की तरफ बढ़ गई। वो एक मेज पर बैठी थी, तभी उनके पास वर लड़के वालों की तरफ से आई एक आधुनिक सी महिला आ बैठी। नमस्ते, उसने अभिवादन किया। नमस्ते, निर्मला जी ने थोड़ा हैरान होते हुए जवाब दिया। वो उस महिला को नहीं जानती थी, जबकि महिमा बेफिक्र होकर इधर-उधर देख रही थी। जी, मैं सुनीता लड़के वालों की तरफ से हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। जी, मैं निर्मला। निर्मला जी ने जवाब दिया। ये आपकी बेटी है? महिमा की तरफ इशारा करते हुए उसने गंभीरता से पूछा। जी, बिल्कुल मेरी बेटी है। निर्मला जी बिना उसका इरादा समझे सहजता से बोली। वाह! बहुत ही प्यारी बच्ची है। क्या आपके घर का पता मिल सकता है? मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ। सुनीता जी मुस्कुराकर बोली। निर्मला जी ने ठठक कर उन्हें देखा। जी? जी, मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आना चाहती हूँ। हमारी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं और मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है। सुनीता जी ने अपना मकसद साफ किया। निर्मला जी अभी कुछ बोलती, उससे पहले ही अयांश वहां पहुंच गया। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरी पत्नी है। आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश कर लें। उसने महिमा का बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और अपने सामने करते हुए दबी हुई भारी आवाज में कहा। वह तो यहाँ आरज को लेने आया था, क्योंकि सत्येंद्र जी उसे कुछ रिश्तेदारों से मिलवाना चाहते थे। पर यहाँ जो उसने सुना, उसने उसके दिमाग की नसें हिला दी थी। लेकिन अभी तो इन्होंने कहा कि ये इनकी बेटी है। मुझे तो ये अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई थी। सुनीता जी ने निराशा से कहा। हमारे घर में बहू को बेटी बनाकर ही रखा जाता है। ये मेरी पत्नी है। दोबारा इसकी तरफ अपने बेटे की पसंद के तौर पर देखा तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। वो सख्ती से गरजा। महिमा तो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। सुनीता जी ने कुछ कहना चाहा, पर आयांश ने बात काट दी। मम्मी, आरज को मुझे दीजिए, मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जा रहा हूँ। बेहतर होगा आप ही यहाँ सब संभाल लें। वो गुस्से में आरज को गोद में उठाता हुआ और महिमा का हाथ पकड़कर खींचता हुआ वहां से ले गया। पीछे निर्मला जी ने सुनीता जी को समझाया, जो उस सुंदर लड़की को देखकर उसे अपनी बहू बनाने पर अड़ी हुई थी। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? घर पहुंचकर सोए हुए आरज को पालने में लिटाते हुए वो महिमा की तरफ मुड़कर गरजा। महिमा की खूबसूरती ऐसी थी कि वो छुपाए नहीं चुपती थी। महिमा ने एक नजर आईने में खुद को देखा। उसने सिर्फ हल्का सा ग्लास और मस्कारा लगाया हुआ था। खबरदार, आज के बाद तुम घर से बाहर निकली, बिल्कुल नहीं निकलोगी। वो एक बार फिर गुस्से में बोला। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस औरत के साथ कुछ कर दे। अभी तो सिर्फ उस औरत ने देखा था, अगर उसका बेटा देख लेता तो यकीनन अयांश के हाथों खून हो जाता। मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ बोलोगी तुम? उसने महिमा को दीवार से सटाते हुए पूछा। महिमा को खामोश और सिर झुकाए देख आयांश ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला। आप मुझे डांट रहे हैं? वो रुआंसी होकर अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए बोली। उसके आंसू देखते ही आयांश को एहसास हुआ कि वो अपना गुस्सा कहीं और निकाल रहा था। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोला। अभी आपने डांटा, वो भर्राए हुए गले से बोली। आयांश उसे बहुत लाड प्यार देने वाला पति था, और महिमा भी अब उसे अपना पूरा हक दिखाने लगी थी। उसे आयांश का जरा सा गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं था। माफ करना महिमा, आयांश की तरफ से सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उसके गालों और नाक को चूमते हुए बोला। आप बुरे हैं, वो सिसकते हुए बोली। नहीं मेरी जान, मैं कितना बुरा हूँ वो तो तुम्हें अभी पता चलेगा। आयांश ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर की ओर ले गया। आरज अब 1.5 साल का हो चुका था। आयांश ने डॉक्टर से भी परामर्श किया था, जिन्होंने अब सब सामान्य बताया था। आज महिमा की उस कोमल जान के लिए आयांश का प्यार एक बार फिर परीक्षा लेने वाला था। कुछ समय बाद महिमा आरज को गोद में लिए हुए सावधानी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। लाउंज में हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, जिनमें से कुछ आवाजें उसे जानी पहचानी लगी। वो हैरान होकर तेजी से लाउंज की तरफ बढ़ी। वहां बैठे लोगों को देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। सामने ही विवेक, गरिमा और अक्षय बैठे थे और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बातों में मगन थे। अपने भाइयों और भाभी को देखते ही महिमा की आंखों में आंसू आ गए।
वो पहले कई बार ईशा से उनके पास जाने की जिद करती थी, लेकिन ईशा ने धीरे-धीरे उसे समझा दिया था कि गरिमा की कही गई कड़वी बातें सिर्फ एक मजबूरी थी। महिमा के माता-पिता नहीं थे। उसके लिए विवेक और गरिमा ही माता-पिता के समान थे। आज उन्हें अचानक अपने सामने देखकर वो खुशी से भर आई। भैया, भाभी, उसने कांपती आवाज में पुकारा। वह सब जो बातों में व्यस्त थे, अपनी नन्ही गुड़िया की आवाज सुनकर एक साथ खड़े हो गए। ईशा ने आगे बढ़कर महिमा से आरज को गोद में लिया। महिमा भागकर विवेक के गले लग गई और पूरे घर में उसकी सिसकियां गूंज उठी। आयांश ये सब देखकर बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। गरिमा ने बड़ी मुश्किल से महिमा को शांत करवाया। आरज को देखकर वे लोग बहुत खुश थे और महिमा को यहाँ इतना सुखी देखकर उन्हें संतोष मिला। असल में सत्येंद्र जी और आयांश खुद उनके घर गए थे। सत्येंद्र जी ने आयांश की पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और उन्हें आदर के साथ अपने घर लेकर आए थे। रात को जब महिमा कमरे में दाखिल हुई तो आयांश बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने अपनी आंखों पर अपनी बाह रखी हुई थी। महिमा को चिंता हुई, उसने दरवाजा बंद किया और उसके पास पहुंची। आरज नीचे निर्मला जी के पास ही था। सुनिए, महिमा ने उसका हाथ हिलाते हुए पुकारा। आयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनिए, क्या हुआ आपको? उसकी आंखों से उसका हाथ हटाते हुए वो बेचैन हो गई। उसने पहले कभी आयांश को इस तरह शांत नहीं देखा था। आपको क्या हुआ? वो रुआंशी होकर बोली। मोहब्बत हुई है, इश्क हुआ है, जिसने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। आयांश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचते हुए बड़ी गंभीरता से कहा। महिमा एकटक उसकी आंखों में देखती रही। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती? उसने करवट बदलकर महिमा को अपने नीचे किया और बोला। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो रह लोगी मेरे बगैर? उसने अपना चेहरा महिमा की गर्दन में छुपाते हुए पूछा। ये सुनते ही महिमा तड़प उठी। नहीं, उसने झट से ना में सिर हिलाया। तो साबित करो, आयांश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। महिमा हैरान होकर उसे देखने लगी। कैसे? किस करने से? वो झट से बोला और महिमा शर्म से लाल हो गई। क्या देख रही हो? प्रमाणित करो वरना मैं सच में बहुत दूर चला जाऊंगा। आयांश ने प्यार भरी धमकी दी। वो जान गया था कि अब महिमा उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। महिमा ने झट से उसके गाल को चूम लिया। ये क्या था? उसने बनावटी गंभीरता से पूछा। आपने कहा था, वो कांपते हुए बोली। ये कैसा चूमना था? ऐसा चूमना अपने बेटे के लिए रखो, मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूंगा। कहता हुआ वो उसके होंठों पर झुक गया। महिमा उसकी करीबी पर फिर से सिहरने लगी। आयांश का प्यार और उसका जुनून महिमा को जैसे खुद में विलीन कर रहा था। आयांश, उसने कांपते हुए पुकारा। आयांश ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या कहा? वो हैरान था। कुछ नहीं, महिमा ने तेजी से सिर हिलाया। फिर से कहो, उसने महिमा की आंखों में देखते हुए विनती की। प्लीज आयांश। महिमा ने एक बार फिर उसका नाम लिया। आयांश उसके होंठों पर झुकते हुए उसे अपने प्यार के इनाम से नवाज गया। तुम्हारे इन होठों से मेरा नाम बहुत सुंदर लगता है। वो उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए फुसफुसाया। महिमा ने शर्माते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है जान, वो हंसते हुए बोला और उसे अपने आलिंगन में कस लिया। महिमा आयांश के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। जो महिमा पहले उससे बहुत डरती थी, अब उसके बिना रहना उसके लिए नामुमकिन था। आरज 2.5 साल का हुआ था जब उन्हें एक बार फिर से खुशखबरी मिली। वे दोनों अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी और प्यार के साथ बिता रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस तरह के नॉवेल पसंद है वो भी बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।